हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज है 11 फरवरी 2024 और 11 फरवरी 2024 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उसको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी द्वारा भारत का पहला 155 मिमी स्मार्ट बारूद का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा भारत का पहला 155 मिमी स्मार्ट बारूद का विकास किया गया है। ये है 155 मिमी स्मार्ट बारूद जिसे आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो रक्षा में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक साझेदारी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने 155 स्मार्ट गोला बारूद के विकास में अग्रणी बनने के लिए एकजुट हुए हैं। इसके साथ ही यह सहयोग रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है। अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने संयुक्त रूप से 155 मिमी स्मार्ट बारूद का विकास करने के उद्देश्य से एक संयुक्त ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन टाटा ट्रस्ट ने भारत के किस शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई। अभी हाल ही में रतन टाटा ट्रस्ट ने भारत के मुंबई शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये है भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल जिसमें छोटे छोटे जानवरों जैसे कुत्ते, खरगोश, बिल्ली एवं अन्य छोटे जानवरों का इलाज किया जाएगा। रतन टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में भारत के पहले एडवांस लघु पशु अस्पताल स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल के लॉन्च को लेकर घोषणा किया है। लंबे समय से लटके पेड प्रोजेक्ट के रूप में मुंबई के लिए उनका पशु अस्पताल बनकर तैयार है। 2.2 एकड़ में फैला ये अस्पताल करीब 165 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह हॉस्पिटल मार्च के पहले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल में कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश और अन्य छोटे जानवरों के लिए 24/7 सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। यह पशु चिकित्सालय भारत का पहला पशु चिकित्सालय होगा जिसे इतने बड़े व्यापक क्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो इसे आपको याद रखना है। रतन टाटा ट्रस्ट ने अभी हाल ही में भारत के मुंबई शहर में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। यूएई के दुबई में अभी हाल ही में 2 दिवसीय विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इस विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जा रहा है। दुबई में होने वाले वर्ष 2024 के विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर जैसे सम्मानित देशों को अतिथि के रूप में नामित किया गया है। शिखर सम्मेलन का विषय वर्ष 2024 का भविष्य की सरकारों को आकार देना है। इसे आपको याद रखना है, जिसमें दुनिया भर से 25 से अधिक सरकार और राज प्रभुत्व वाले शासन पद्धति भाग लेंगे। ठीक है,
इसे आपको याद रखना है। वर्ष 2024 का विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो है भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रशांत द्वीपीय देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू GCL से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। यानी अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी और फिजी, इन दोनों देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत द्वीपीय देश पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आपको आंसर करना है पापुआ न्यू गिनी और फिजी। तो ये पापुआ न्यू गिनी का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जिससे वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम। अभी हाल ही में सिक्किम राज्य सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य स्तरीय अस्थायी कर्मचारी सम्मेलन के दौरान 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को फिर से बहाल कर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम बन गया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। अभी हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए फिर से OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ठीक है, और इसी के साथ ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। इसे आपको याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने सुपर अर्थ की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। अभी हाल ही में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सप्लोनेट सर्वे सैटेलाइट TESS ने रहने योग्य क्षेत्र में स्थित एक सुपर अर्थ की खोज की है जो जीवन के लिए अनुकूलन स्थितियों के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करती है। यह खोज हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता और हमारे सौरमंडल से परे रहने योग्य दुनिया की क्षमता पर प्रकाश डालती है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये पृथ्वी से 1.5 गुना अधिक बड़ा है और पृथ्वी के समान दिखने वाले आकार का ये सुपर अर्थ की खोज किया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जीवन की संभावना हो सकती है। तो ये एक नया खोज है जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने एक्सोप्लैनेट सुपर अर्थ की खोज की है जिसका नाम रखा गया है TOI 715। TOI 715 एक सुपर अर्थ के रूप में इसकी खोज किया गया है। पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर और मंडल में स्थित है। लौकिक दृष्टि से यह दूरी अपेक्षाकृत करीब है जो खगोलविदों को विस्तृत अध्ययन करने पर मजबूर करती है, मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। इसके साथ ही साथ TOI 715 भी अपने आकार और संरचना के कारण अलग दिखता है। यह पृथ्वी के आकार का लगभग 1.5 गुना है और मुख्य रूप से चट्टानी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने एक सुपर अर्थ की खोज किया है
जिसका नाम है TOI 715B। इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपकला मेला 2024 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा के अगरतला में। अभी हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये है दिव्य कला मेला 2024 का एक झलक, जिसे त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। तो दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा के अगरतला में। ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 2024 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विकसित भारत के लिए एक स्वदेशी तकनीक। ठीक है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वर्ष 2024 में 8 फरवरी को मनाया गया और वर्ष 2024 का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, इसे आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने NSD यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक का अनावरण किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल चौहान। अभी हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पर आधारित पुस्तक का अनावरण किया है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तो समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतियों के साथ साथ मिश्रित करने में एक महत्वपूर्ण कदम को प्रदर्शित करता है। तो ये भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के ऊपर प्रकाश डालता है, जिस पुस्तक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसे अभी हाल ही में CDS अनिल चौहान के द्वारा अनावरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वर्तमान में राजस्थान के प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी हाल ही में राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्रा ने राजस्थान के महाअधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को शपथ दिलाई है। उनकी नियुक्ति को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के महाअधिवक्ता के रूप में स्वीकार किया है। यह नियुक्ति राज्य के कानूनी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है और इसके मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने महाअधिवक्ता के रूप में राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने भारतीयों के लिए बिना वीज़ा एंट्री देने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईरान। अभी हाल ही में ईरान सरकार ने अपने पर्यटन को बढ़ावा देने और वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीयों के लिए बिना वीज़ा एंट्री देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है। भारतीय साधारण पासपोर्ट धारक 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा ईरान के कर सकते हैं। भारत के बढ़ते आउटबाउंड पर्यटन बाजार को स्वीकार करते हुए ईरान ने यह कदम लिया है और इसके साथ ही ईरान भारतीयों को बिना वीज़ा अपने देश में एंट्री देने के लिए राज़ी हो गया है। ठीक है, तो इसे अभी याद रखना है आपको।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस एयरपोर्ट पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव के रूप में 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। यह है आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में आगामी नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय ईसा फाउंडेशन द्वारा लिया गया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के नेतृत्व में ईसा फाउंडेशन योग, पर्यावरण प्रबंधन और सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। आपसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसा फाउंडेशन के प्रमुख कौन हैं या ईसा फाउंडेशन के संस्थापक कौन हैं? तो आपको राइट आंसर करना है सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव दक्षिण भारत के एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक नेता हैं, जिन्होंने ईसा फाउंडेशन योग की स्थापना किया था। ये हैं जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है। आपने कई बार इनका प्रवचन भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2026 फाइनल के आयोजन स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों, यानी न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम और एस्टेक स्टेडियम। इन दोनों स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनलों का आयोजन किया जाएगा। सेमीफाइनल और फाइनल का आयोजन फीफा विश्व कप 2026 में न्यूयॉर्क के मेटलाइफ स्टेडियम और एस्टेक स्टेडियम में किया जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। इन दो स्टेडियम का चुनाव फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल के लिए किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का आखिरी क्वेश्चन है, बापू टावर का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो बापू टावर का निर्माण अभी हाल ही में बिहार के राजधानी पटना में किया गया है। तो बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर का निर्माण किया गया है। ठीक है, यह है बापू टावर, जिसका निर्माण बिहार के पटना में किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। तो अभी बिहार के पटना में राष्ट्रपिता के रूप में जाने वाले महात्मा गांधी को एक स्मारकीय श्रद्धांजलि के रूप में नई उपलब्धि प्रदान की गई है और बापू टावर का निर्माण पटना शहर में किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।